हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है एक्सेलेंट क्लासेस में एक बार फिर आपका। ये नई वीडियो लाए हम प्रैक्टिस कर, मतलब 2 वर्णमाला के लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। उसके बाद उनकी खाली हमें प्रैक्टिस करनी थी। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। जो रिपीट हुए कई बार एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। एग्जाम में आए हुए ही सारे मोस्टली क्वेश्चन होंगे इसमें ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। देखिए आंसर साथ के साथ लिखे हुए हैं। मैं चाहता तो आंसर छिपा भी सकता था जूम करके, लेकिन मैंने छिपाई नहीं है क्योंकि आप खुद जो है पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिल्कुल स्क्रीन से अपना आँख हटाए, उसके बाद मन में आप सॉल्व करें क्वेश्चन आंसर देख के, ठीक। तो इसका ए आंसर सही होगा। ए मतलब ये वाला, क्योंकि यह लैव है, 4 ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं जो सवर्ण और व्यंजन दोनों के बीच के होते हैं। उनमें हमारी जो उच्चारण है, जीभ के द्वारा जो उच्चारण होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक। तो इसलिए ना तो उनको व्यंजन कहेंगे पूर्ण और ना ही उन्हें स्वर कहेंगे पूर्ण, तो वो बीच के होते हैं, इसलिए अंतस्थ मतलब फंसे हुए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य मैंने आपको बताया, कंठ और तालव्य दो से मिलकर बना हुआ है। ये कंठ से भी और तालव्य से भी, इसका मतलब ये दो का मिक्स जो होंगे। हमने पढ़े हैं जो स्वर वो हमने 4 संयुक्त दीर्घ स्वर पढ़े हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर हमने 4 पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं मैंने बताया था आपको कि एक तो ए और आई, ठीक। ये दोनों संयुक्त दीर्घ स्वर है, क्योंकि ए जो बनता है वो ए या आ के साथ हम ई को ऐड करते हैं तो संयुक्त दीर्घ स्वर बनता है ए। और आई कैसे बनता है, जब ए या आ के साथ हम ए को ऐड करते हैं। ये था। तो इसमें संयुक्त दीर्घ स्वर कंठ की और तालव्य की बात पूछ रहा, तो आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो कंठ से हम कौन सा स्वर बोलते थे, कंठ कौवा जब चोंच मारता था कंठ में तो आवाज़ आती थी हा की आवाज़ आती थी, तो मतलब ए बोलते हैं इससे कंठ से। और तालव्य से तालू, यानी तालू में जब चम्मच लगा तो बच्चे ने ई रोने की आवाज़ करी, तो ए और ई के मेल से जो बनता है वो कौन सा होगा, ये ए और ई के मेल से जो बनता है। तो ऐसे आप इनको याद कर लेंगे। पिछली वीडियो 2 वीडियो मैं ऑलरेडी हिंदी की डाल चुका हूँ, जिसे यहाँ प्रॉब्लम हो रही हो प्रैक्टिस सेट करने में, वो वहाँ हिंदी की वीडियो देख सकता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, तीसरा। अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार बोलते हैं हम 5वें वर्ण वाले जितने भी व्यंजन है, ठीक। जैसे कै ख गै घै अंग है, फिर च छ डैड है ये, च छ जै है, पै फै बै भै मैं। तो ये सारे जो 5वें हैं वर्ण, इनको ही हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक। तो पंचम वर्ण को ही अनुस्वार कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। फिर वह जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, सेम वही है, अनुस्वार ही बोलते हैं इनको भी। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर अभी मैंने बताया है कि संयुक्त स्वर जो होते हैं, एक होता है संयुक्त स्वर, एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक। संयुक्त दीर्घ स्वर 4 बताए मैंने आपको, ए आई ओ औ। लेकिन संयुक्त स्वर जो होते हैं, सॉरी संयुक्त स्वर जो होते हैं, एक दीर्घ हुए एक संयुक्त स्वर हुआ, ठीक। दो अलग अलग बात है। तो इसमें पूछ रहा नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन यहीं से क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये संयुक्त स्वर नहीं, ए आई ओ हमने संयुक्त दीर्घ स्वर पढ़ भी लिया है। संयुक्त मतलब जो 2 से मिलकर बनते हो। अगला क्वेश्चन है, वर्ण दंत नहीं, दंत मतलब दांत से बोलते हो। दांत से बोलने वाला मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, तैथा दैथ है तख्ती वाला, ठीक। और तख्ती जब लगती थी तो लैस है, लैस है, लैस आले, ये वाला मैंने बहुत अच्छे से आपको ये कराया था, तो इसे रिपीट कर फिर हो गया ये प्रैक्टिस में। हिंदी स्वरों के वर्ण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, कौन सा भेद उनके अंतर्गत नहीं आता। जीभ के भाग के आधार पर मैंने आपको 3 बताए थे, अग्र पश्चिम मध्य, ठीक, 3 थे। और ये जो विवर्त है ये जीभ की बनावट के आधार पर है, गोल बनती है जीभ बोलते समय, ठीक, या फिर नहीं बनती। तो ये ही आंसर हो जाएगा इसका। फिर निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं जब बोलते समय हवा जीभ के बराबर से आकर निकलती हो, तो उसको लय को बोलते हैं। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो आंसर होगा लय। पार्श्विक ध्वनि लय, ये वाला लय। और अगर पूछता है कंपित स्वर या फिर लुंठित स्वर, तो लय। भाई 2 को रट के रखना आप, कंपित या लुंठित तो लय। लुंठित में लय आया तो लय में लय नहीं आना है, तो लय आएगा, ठीक। कंपन भी होता है, रे ऐसे बोलते हैं, रे तो कंपन होता है। जीभ में लय क्या होगा, पार्श्विक ध्वनि होती है, जीभ के साइडों से हवा निकलती है बाहर। अगला है, टै उच्चारण में निम्न की किसकी ध्वनि होती है। टै टै टमाटर, मूर्धा वही टमाटर जम जाते थे, बहुत सब टाइम तक तपस्या करते थे, याद आया होगा पिछली वीडियो से आपके ये। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर मैंने आपको अच्छे से बताया है कि दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं
हमारे उसमें स्वर जो है ह्रस्व स्वर है 4, दीर्घ स्वर है 7। तो 4 ह्रस्व स्वर कौन से हैं? 4 ह्रस्व स्वर हमारे ए है, आ, उ, ये सारे के सारे और री। तो छोटे छोटे मतलब जो है आ मैंने क्या बताया, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये तो हुए हमारे ह्रस्व स्वर। और बाकी जो बचे हुए हैं दीर्घ स्वर है। ठीक, बाकी जितने बचे वो सारे के सारे हमारे दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो ये पूछ रहा कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर इनमें से वैसे तो लगाया जाए तो ए भी दीर्घ स्वर है, ओ भी दीर्घ स्वर है और आ भी दीर्घ स्वर है, लेकिन दीर्घ स्वर के साथ साथ ये संयुक्त भी है। संयुक्त भी है, देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन था, संयुक्त भी है। तो आयोग ने जो उसका आंसर मानना है वो इसका ये आंसर मानना है ए। ठीक, क्योंकि ये जो है ये हुआ ये दोनों दीर्घ के साथ साथ संयुक्त भी है, जबकि ये तो ह्रस्व स्वर है। ठीक, तो दीर्घ स्वर होने के साथ साथ ये है, तो इसलिए आंसर सही माना गया है आयोग के द्वारा। तो अगले पे चलते हैं। यह 11वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ लिया कि च छ जय झ ये का उच्चारण। नॉर्मल बात है, च छ जय झ का उच्चारण तालु से होगा, क्योंकि च चम्मच तालु में लगी थी चम्मच, ऐसे याद करेंगे इनको। 12वां क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा क्या कहलाता है? दूसरा चौथा मतलब 2-4 मिनट में प्राण निकलने वाले महाप्राण। बताया था मैंने आपको ये महाप्राण। और महाप्राण बोलने के में दूसरा चौथा आता है। और सारे मैंने बताया था कि जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो जो सांस है वो गर्म निकलती है। तो गर्म मतलब उष्ण, उष्ण में कौन से से है, तो ये 4 वो भी है इसमें। 13वां क्वेश्चन हमारा है, उस उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? युग्मक ध्वनि किसे बोलते हैं? अगर पूछा जाता है तो युग्मक ध्वनि बोलते हैं। ये युग्म के साथ आते हो, यानी मैं आधा भी आ जाए और पूरा भी आ जाए तो उसको बोल देंगे युग्मक ध्वनि। ठीक, संयुक्त ध्वनि किसे बोल देंगे? जैसे हमने पढ़ा है अक्षय, अज्ञय, तरह, ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4, उन संयुक्त व्यंजन को ही बोल देंगे ये हम संयुक्त ध्वनि। 3 प्रकार की ध्वनि मैंने आपको बताई। तो संप्रत में स और बै के बीच में जो अध्यक्षर फंसा हुआ, इसके कारण इसको संप्रत ध्वनि बोलते हैं, संप्रत ध्वनि। अगला क्वेश्चन करते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछ रहा कितनी है? तो 4 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम ह्रस्व स्वर। ठीक, टोटल स्वर की संख्या 11 मानी जाती है, लेकिन इसमें ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी बताई? 4। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वही वर्णमाला पढ़ते आए हम, वर्णमाला बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसे इतना वो नहीं करना है। तो ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है लेकिन समावेश स्वर में नहीं आता है? समावेश स्वर में उनको नहीं रखा जाता। तो यही होंगी, क्योंकि यही अलग है अयोग वहा। इनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन समावेश स्वर में नहीं होता, मतलब सब स्वरों की में नहीं रखा जाता, उनको अयोग वहा बोलते हैं। अगला होगा 17वां, किन व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? स्वर ध्वनि के आधार पर पूछ लिया, व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो स्वर ध्वनि जब बोलते हैं कि जब बोलते समय ध्वनि जो पैदा होती है उस ध्वनि में कंपन हुआ या नहीं हुआ, उस आधार पर पूछ रहा है। ये स्वर ध्वनि के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो व्यंजनों को बांटा जाता है 2 भागों में। तो इसका आंसर 2 सही होगा, जिसे हम बोलते हैं घोष और अघोष। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताओ घोष और अघोष कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया पिछली वीडियो में, तो उसको आपको बताना है। ठीक, घोष या सैघोष भी बोलते थे इसको। घोष कब बजता था? नगाड़े बजा करते थे, ऋषि मुनि बुलाया करते थे। ऋषि मुनि, उसमें कौन आएगा? ऋषि मुनि जब आया करते थे तो वो डैड है भी वहीं थे, तो वो भी आ जाया करते थे। ठीक है, और बाकी सैघोष में जो रखते थे वो पिछली वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ, सो रिपीटेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिह्वा की नोक जब ऊपर दांतों में पंक्तियों के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से में संपर्क ऊपर आकर वायु के प्रवाह को अवरोध करती है, तो ऐसे उच्चारण को क्या कहा जाता है? भाई ऐसे उच्चारण को वत्स्य बोलते हैं। नया क्वेश्चन है, जब ऊपर टकराकर जीभ हवा को रोकती है तो उसे वत्स्य बोलते हैं। और वत्स्य व्यंजनों के अंतर्गत कौन से होते हैं? न, स, र, ल, व, न, स, र, ल, ये आते हैं, न, स, र, ल। तो नया क्वेश्चन है, देखो ये इसी में आ सकता है, वर्णमाला में किसी किताब में ये स्पेशली दिया हुआ होता, तो ये प्रैक्टिस में ही आ सकता है। तो याद रखेंगे, मंडी परिषद 2019 के पेपर में ये पूछा गया है। ठीक, तो जीभ के ऊपरी दांतों के सामने से जो संपर्क हवा को रोकती है उसे क्या बोलते हैं? हम वत्स बोलते हैं, वत्स। ठीक, वत्स है, रोक दिया भाई, वत्स ने रोक दिया, ऐसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण
ध्वनि नहीं है। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो भाई कंठ भी होती है, मूर्धा भी होती है, दंत भी होती है, ओष्ठ भी होती है, तो गिरवा नहीं होती है। गिरवा तो हमने पढ़ी ही नहीं है। 5 पढ़े थे हमने व्यंजन के ध्वनि के आधार पर, तो उनमें गिरवा कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई किसको माना गया है? अच्छा, ये भी बताया कि सार्थक, अगर पूछा जाता है कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो फिर तो हम एक अक्षर कह देंगे या एक वर्ण कह देंगे। लेकिन भाषा की सार्थक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें सार्थक के लिए हम आंसर देंगे शब्द का। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। उच्चारण की दृष्टि से भाषा को लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि या वर्ण की बात है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए उन्हें सार्थक अर्थबोधक की क्षमता में युक्त होना चाहिए। ठीक, सार्थक से मतलब है उसका कोई मीनिंग भी निकले। एक अक्षर का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन जब अक्षर मिलेंगे तो कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा, और जब मीनिंग निकलेगा तो उसको सार्थक कहेंगे। ठीक, तो इसलिए सार्थक लघुत्तम इकाई कहा है, तो आंसर देंगे शब्द होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ से ज़्यादा प्लूत में बताया था मैंने आप लोगों को, तो आंसर हो जाएगा इसका प्लूत स्वर। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है 24 नंबर। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? एक वर्तनी के सभी वर्णों को अलग अलग, जैसे मैंने लिख दिया राम, तो रा को अलग दिखाऊं मैं ऐसे। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ, ये लिख दिया मैंने कमल, कै मैं ले, तो इसके अलग अलग शब्द दिखाऊं तो कै को अलग दिखाऊं, कै प्लस ए करूँगा मैं ये। फिर मैं को भी आधा लिखूंगा ऐसा, क्योंकि जब एक शब्द से, एक व्यंजन से स्वर निकल जाता है तो आधा हो जाता है। ऐसे ही ले को करूँगा मैं, ले प्लस ए, क्योंकि हर एक व्यंजन के पीछे एक स्वर लगा हुआ होता है इसे, तो इसे बोलते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। अगले क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पंजे 25 लाइन है, 25 वर्ण है टोटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए ये एक संयुक्त है, और संयुक्त किस किस के हैं? ये ए के हैं संयुक्त और ई के हैं। तो आ और ई के संयुक्त है, इसलिए इनका कंठ तालव्य है, क्योंकि ए और ये बोलते हैं कंठ से और ई बोलती है तालव्य से, तो कंठ तालव्य बोलते हैं इनको। फिर बोल रहा हूँ मैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में सारे करा चुका हूँ मैं, पूरा समझा चुका हूँ क्यों बोलते हैं। 27 नंबर, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई पड़ता है? देखिए ये अक्सर दिखाई पड़ता है, तो आप कहेंगे अक्सर कैसे? वीडियो में मैंने बताया आपको, जब हम संयुक्त व्यंजन जो होंगे उनका विच्छेद करते हैं, जैसे अक्सर है, तो अक्सर का विच्छेद अगर मैं करूँगा तो ऐसे लिखूँगा, अक्सर इक्वल टू कै और से, ऐसे लिखते हैं। तो कै से है तो अक्स है, कै के बाद कौन आया? से, तो ऐसे ही बोलते हैं कि कै के बाद से आया तो कै के बाद से दिखाई देगा, तो अक्षर के बाद भी से दिखाई देगा। नहीं, कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई पड़ेगा? तो अक्स है। कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई पड़ेगा? तो अक्स है, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कै के बाद खे मत बोलना आप, क्योंकि जहाँ भी किसी के बाद पूछा जाता है वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता हिंदी वर्णमाला से, वो हमेशा संयुक्त व्यंजनों से पूछा जाता है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, चारों मैंने आपको बताए हैं, चारों संयुक्त व्यंजन आपको मैंने बताए हैं। इनमें मैंने ये बताया था कि जैसे अक्स है, त्रय है, अज्ञा है, तो सरह है, तो ये 4 जो संयुक्त व्यंजन हैं, इनका जब विच्छेद करते हैं तो विच्छेद में हमेशा जब पूछा जाता है कि इनके बाद कौन सा आएगा या फिर इनके पहले के, यानी जैसे अक्षय है, अक्षय का पहला विच्छेद जब किया हमने तो क्या आया, तो क्या के बाद कौन आएगा? तो खुद आएगा अक्षय। ठीक, ऐसे ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से दंत व्यंजन कौन सा है? भाई दंत, द दांत, दांत पर तख्ती लगी, तय वर्ग, यानी तय थ द ध, तय थ द ध, ये तो ये पूछ रहा कि कौन सा है। अच्छा, फिर वो उनमें से तो कोई सा नहीं है 5 में से। फिर मैंने बताया था कि तख्ती लगी तो लय से भी आते हैं, लय साले ऐसे, तो लय से ये वाला हो जाएगा इसमें, से वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है ये, 29वां। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक मैंने बताया था जो लास्ट में आते हों, लास्ट में मतलब कै ख गए, अंग अंग हो गया, च छ ज झ ये हो गया, पै फै बै भै मैं हो गया, ठीक, ट ठ डैड है अना हो गया। ठीक, तो ऐसे ही, तो पै फै बै भै मैं होगा तो मैं हो गया इसमें आंसर। ल और स उच्चारण कहाँ से होता है? ल साले दांत तो है, मैंने बताया था दांत पे लगती है, तो ये याद रखेंगे। स्वरों का उच्चारण, स्वर का उच्चारण किससे होता है? किसी की सहायता से स्वर का उच्चारण नहीं होता, स्वतंत्र होते हैं स्वर।
तो इसलिए आंसर बिना किसी की सहायता के आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, ठीक। तो पर्यायचरण और उच्चारण के आधार पर नहीं है भाई। देखो उत्सिक्त व्यंजन है, उच्छिक्त व्यंजन जो है ये पर्यटन के आधार पर है। पार्श्विक व्यंजन है तो उच्चारण के आधार पर है, हवा बराबर से निकलती है, लय को बोलते हैं। उष्ण व्यंजन है तो भी उच्चारण के आधार पर हवा मुंह से निकलती है। लेकिन घोष और अघोष यहाँ कंपन पैदा होता है, यहाँ हवा का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए आंसर देंगे इसमें सी, यानी सघोष हो जाएगा, ठीक। यहाँ तंत्रिकाओं में कंपन पैदा होता है मात्र। ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन पैदा होता है, काकल्य भी बोलते हैं, काकल्य। और इसके अंतर्गत है व्यंजन आता है व्यंजन, ठीक। वैसे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। जब कंपन पैदा होता है तो सघोष है, और सघोष का मतलब हो गया कि इसमें स्वर आएंगे, ठीक, और है भी आएगा, एक स्वर भी आएंगे और है भी आएगा। ये सारे के सारे पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में से स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। स्वर व्यंजन, ये नया क्वेश्चन है भाई, इसको रट लो। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, उज्वर्सी, ठीक। उज्वर्सी जो है ये शब्द के स्वर संबंधी अशुद्धि नहीं है, शेष सारी की सारी स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। भाई स्वर का वर्गीकरण ये चौथा ही नहीं है, हसु, प्लुत, संयुक्त, दीर्घ, ये सब हमने पढ़े हैं, लेकिन ये दंत्व नहीं है, तो ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर मतलब ये दीर्घ स्वर किन्हें बोलते हैं, दीर्घ स्वर नहीं है, मूल की बात हो रही। तो मूल दीर्घ स्वर वो होते हैं जो संयुक्त ना हो, ठीक। दीर्घ स्वर संयुक्त ना हो तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये बोला जाता है। तो जैसे संयुक्त स्वर हमने पढ़े हैं, तो वो हमने पढ़े थे कि ए आई ओ औ है, ठीक। ये संयुक्त स्वर है, लेकिन दीर्घ स्वर 7 है, वो ए आई ओ औ भी है ही, ठीक। उनके साथ साथ ये बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये भी लग जाते हैं, तो ये दीर्घ स्वर बनते हैं। इसमें बल्कि रीढ़ी दे रखा है, ये दीर्घ स्वर में नहीं आता, ये तो ह्रस्व स्वर में आता है, ठीक। ये बाय मिस्टेक हो गया, तो इसका आंसर है दीर्घ स्वर नहीं है, ये पूछ रहा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ओ, ठीक। ये नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये पूछ रहा है ये, ठीक। तो दीर्घ स्वर तो मूल उन्हें कहेंगे ना जो खाली दीर्घ दीर्घ, अगर संयुक्त नाम जुड़ गया तो वो मूल नहीं होने के हैं, इस आधार पर कहा इसमें, ठीक है। 38 है ये। इसमें कहा कि ध्वनि कितनी है हिंदी में, तो ध्वनि तो हिंदी में 2 ही होती है, ठीक, स्वर और व्यंजन। उसके बाद 39 क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर, सब पढ़ाए हुए आपको, मात्रा के आधार पर स्वर 2 ही होते हैं, हस और दीर्घ, क्योंकि प्लुत को हिंदी में रखते हैं, वो संस्कृत का है। जिव्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अगर, मध्य और पक्ष। ये मैंने सारा आपको कराया हुआ है, होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो वह जो सहायक होंगे उनको स्वर कहेंगे, क्योंकि उच्चारण में सहायक तो व्यंजन के स्वर ही होते हैं, और स्वर किसी के की सहायता नहीं लेते, वो स्वतंत्र होते हैं। 42 नंबर है, ई च, छ, ज, छ, ई, ये सबको उच्चारण कहाँ सकते हैं। च चम्मच है, चम्मच तालू में लगी थी, तालु क्या हो जाएगा आंसर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो अक्षर कहा जाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर बोलते हैं, वो बताया ही मैंने आपको। वर्णों के मेल को अक्षर कहा जाता है, जैसे एक से अधिक। अच्छा, इसमें देखो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, अदरवाइज एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ एक से अधिक ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ ऐसा ही आंसर जाएगा कि अक्षर को कहेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी स्वर से भी मिला हुआ होता है, कोई ना कोई अक्षर। तो 43 नंबर क्वेश्चन कर लिया हमने ये। उसके बाद 44 है, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा है, इसमें से ई दीर्घ स्वर है, ठीक। बाकी तो सारे के सारे संयुक्त भी है दीर्घ होने के साथ साथ, तो इसलिए याद रखना कि दीर्घ केवल दीर्घ ही बताना है। फिर अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन इसमें से वह है, क्योंकि यह रै ल वह को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं हम, ये याद रखेंगे इसका। उसके बाद निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में मैंने आपको, अल्प प्राण जिसके बोलने से मुंह से कम हवा निकलती है, थोड़ी हवा निकलती है, अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण जिससे ज़्यादा हवा, पूरी हवा निकल गई, 2-4 मिनट में हवा निकल गई, तो 2-4 तो होंगे ही होंगे, के साथ साथ ये भी होंगे, तो ये याद। किसे बोलते हैं घोष वर्ण को, किसमें सघोष अघोष 2 होते हैं, तो सघोष में रखते हैं जो वो तीसरे चौथे पाँचवें को रखते हैं, अघोष में पहले दूसरे को रखते हैं। सघोष में तीसरे चौथे पाँचवें के साथ यह ल और है भी आता है कंपनी ध्वनि को में गिना जाता है, ये है। और इसमें बाकी है के साथ बचे हुए स है, ये अघोष में आते हैं, ठीक भाई, इतना याद रखेंगे आप। इसके बाद अगले पे चलते हैं, यह है 48। निम्नलिखित में से औष्ठ वर्ण कौन सा है। औष्ठ वर्ण मतलब जो हॉट से बोला जाता है, हॉट से बोलने वाले मैंने आपको लिखवाए थे, बोलते हैं उड़ी 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 पतंग, ये वाला है, इसमें डी सही है इसका, ये वाला, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस, ठीक। तो
तो 48 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइज। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे हम जो है दूसरी वीडियो में लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। थैंक यू।